गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सारे बच्चे? ऑल गुड? हाँ सर, एकदम बढ़िया। तो बच्चे, आपके सामने स्क्रीन पर आपको आपके टॉपिक का नाम दिख रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये मेरी आपके साथ क्लास 1 है। सर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारा फाउंडेशन कोर्स में है, और ये सीए का भी है, सीएस का भी है, और सीएमए का भी है। और बच्चे, आपको मैं याद दिलाता हूँ, आपने ये वाला चैप्टर कहीं ना कहीं करा हुआ है। क्या मैं कह सकता हूँ आपने क्लास 11th में करा था ये चैप्टर? हाँ सर, हाँ ध्यान है। 11th में था या 12th में था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। 11th या 12th में से, आई थिंक 12th में था, आई थिंक 12th में था। तो आपने इसको स्कूल लेवल पर भी एक बार करा हुआ है। मुद्दे की बात यह है कि आप पहले कर चुके हो सर इसको, और आई एम श्योर जब मैं बच्चों से पूछता था कि ये चैप्टर कैसा लगता है, तो बच्चों का एक ही जवाब होता था, सर वेरी 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 डिफिकल्ट। है ना जनाब? हाँ जी सर। लेकिन अब आपको पता ही है मैं क्या बोलने वाला हूँ, कि अब ये आपके लिए आसान बन जाएगा। सर, हमारे स्कूल में भी मैम ने यही बोला था, बेटे ऐसे ही होता है जिंदगी में। लेकिन मुझे अपनी बात का पूरा भरोसा है कि मैं जब अब आपको कराऊंगा तो भाई साहब आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि मुझे कोई जल्दबाजी है नहीं। आराम आराम से कराऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट पकड़ पकड़ के। दूसरी बात, आसान क्यों लगेगा बेटा? 11th क्लास में बहुत क्वेश्चंस होते थे। अब कॉन्सेप्ट करना आपने, एज ए 100 क्वेश्चन नहीं आने वाले आपको एनपीओ के, महज 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। तो हमारा फोकस एरिया उन 20 क्वेश्चन पर होगा, और कॉन्सेप्ट ब्रॉड चलेगा। कॉन्सेप्ट में यहां पे रखूंगा, क्वेश्चन का लेवल यहां होगा, तो आसान लगेगा ही लगेगा बेटा। ठीक है, तो आइए सर शुरू करते हैं। सर एक बात बताओ, इसमें क्या सर जो हमने स्कूल लेवल पे करा था वही है? हाँ बेटे, हाँ वही है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्टिंग से आपको चीजें बताता जाऊंगा, आराम से सुनते रहना। ठीक है, आइए सर, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं। ये एक इंसान है, ये इंसान या तो बिजनेस में जाता है जब कमाने की एज आती है, या फिर जॉब में जाता है ना? अब बिजनेस में जब वो जाता है बच्चे, तो बेटा या तो इसका मोटिव होता है प्रॉफिट, या फिर होता है सोशल वेलफेयर। सर क्या बात कर रहे हो? कोई बिजनेस में भी जाता है तो मतलब वो सोशल वेलफेयर का होता है, सोचता है? बेटे हो सकता है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं कैसे। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं? हाँ सर, इतनी बात तो समझ आती है कि मेजरली देखो, मैं कोई कोई लॉ की फिगर्स नहीं बोल रहा। 98% लोग, मतलब तुम 100 में से अगर लोगों से पूछोगे भाई बिजनेस कर रहे, तो उसका इंटेंशन क्या है? उस बिजनेस से प्रॉफिट कमाना। लेकिन अगर सोशल वेलफेयर है इंटेंशन, सर देखो, मैं एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलाता हूं सर। कॉम्प्लेक्स है मेरा, बढ़िया बढ़िया लॉन टेनिस के कोर्ट बने हुए हैं। ठीक है, लॉन टेनिस कोर्ट बना हुआ है, क्रिकेट का ग्राउंड है, और सर जो आएगा पैसा भी देगा, पैसा देगा, वरना मैं मेंटेन कैसे करूंगा सर? लेकिन मैं उतना पैसा नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इतना लूंगा कि मेरी कॉस्ट इनकर हो जाए, पैसा आता जाए, मेंटेनेंस में लगाता रहूं, लोगों की हेल्थ बढ़िया रहे सर। मेरे को करोड़पति बनने का कोई शौक नहीं सर। तो वो बेसिकली क्या हो गया? सोशल वेलफेयर नहीं हो गया? दूसरा समझना, सर कुछ 10 लोगों ने मिलके, 10 डॉक्टर्स ने मिलके एक हॉस्पिटल स्टार्ट करा, और वो हॉस्पिटल में क्या करा उन्होंने कि सर हम सर्विसेज तो देंगे और कुछ चार्ज भी करेंगे, लेकिन इतना चार्ज नहीं करेंगे सर कि हमारी जेबें भरे। जैसे आप देखते हो प्राइवेट कंसल्टेशंस जो क्लिनिक्स की होती है, वो हजार हजार रुपए होती है, लेकिन वो डॉक्टर्स ने कितनी रखी? 100 रुपए, कि भाई मेंटेनेंस तो हो जाए। ठीक है, तो उस चीज को मैं क्या बोलूंगा? सोशल वेलफेयर। अब समझना, सर अगर कोई जॉब में चला गया, अरे बेटे अगर कोई जॉब में चला जाता है तो वहां तो अकाउंट्स लगती नहीं ना। अकाउंट्स तो कब लगती है? जब बिजनेस होता है। अगर आपका प्रॉफिट मोटिव है, तो भाई साहब आप भूलिए मत, आप फाइनल अकाउंट्स कर चुके हैं।
फाइनल अकाउंट्स, और सर फाइनल अकाउंट्स में आप मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग ये कर चुके हो साहब फाइनल अकाउंट्स के अंदर। और अगर आपकी गलती से भी इंटेंशन सोशल वेलफेयर है तो हम चैप्टर कौन सा करेंगे सर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल दिया जाता है। इसको मैं ये भी बोल सकता हूं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बताइए यहां तक क्लियर है कि हम चैप्टर का किस जगह पर जा रहे हैं? हाँ सर यहां तक क्लियर है। अब मुझे बताइए, मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ, लॉफुल बात करता हूँ। एनपीओस क्या होते हैं? दीज आर द कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, registered under section 8 of कंपनीज एक्ट। तो हम लोगों के लिए सर एनपीओ क्या जरूरी है कि वो अपने आप को कंपनीज में रजिस्टर करें? नहीं बेटे, हो सकता है कोई इंडिविजुअल लेवल पे सोशल वेलफेयर कर रहा हो, कोई पार्टनरशिप फर्म पे सोशल वेलफेयर कर रहा हो, मुझे क्या लेना देना बेटे उससे? मेरे को किससे लेना देना है? अगर कोई एनपीओ चल रहा है एज कंपनी, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑपरेट हो रही है एज कंपनी, तो भाई साहब उसने अपने आप को किस में रजिस्टर कराया होगा? सेक्शन 8 में। और अगर उन्होंने ऐसा करवाया है तो बीइंग अ प्रोफेशनल सीए, सीएस, सीएमए, आपको पता होना चाहिए कि वो अपने अकाउंट्स कैसे बना रहा है। क्योंकि सर फाइनल अकाउंट्स में तो आपको पता ही है, आपने सीखा है कि अपने अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। फिर आपने क्या सीखा कि जी हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। ये बात तो सीखी हुई है ना? हाँ सर सीखी हुई है कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर आप ये बनाते हो। लेकिन सवाल ये है सर कि जो एनपीओ होगा वो क्या बनाएगा सर? तो आइए, अब मेरा फोकस आपके पास किस चीज़ के ऊपर है? एनपीओ के ऊपर। एनपीओ बनाता है बेटा, एक अकाउंट बनाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, फिर एक बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, स्कूल में भी बनाए थे। फिर बनाता है बच्चे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट 2 लेवल की बनाता है भाई। 2 लेवल की बोले तो ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बेटा आपको कुल मिलाकर ये 4 चीजें, 2, 3 और 4, ये 4 चीजें बनानी होंगी बेटा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? सर एक बार समराइज कर दो सर, आपने क्या क्या बोला है। बच्चे मैं ये बोल रहा हूँ, अभी तक आप सुनते हुए आए थे कि हम सर बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, और बिजनेस क्यों चलाया जाता है? प्रॉफिट के लिए चलाया जाता है। मैं कह रहा हूँ बेटा कुछ दानवीर लोग इस दुनिया में अभी भी हैं, भूलो मत, जो कि बिजनेस क्यों करते हैं बेटा? सोशल वेलफेयर। सर एग्जांपल दोगे? जैसे कि बच्चे मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल्स, सोशल वाले, ऐसे प्राइवेट वाले नहीं, एस्कॉर्ट्स, मैक्स, ये तो सर बड़ा बड़ा अमाउंट लेते हैं भाई साहब, कोई बीमारी हो जाए लाखों रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा हॉस्पिटल जो कि सिर्फ और सिर्फ कोई भी बीमारी हो या कुछ भी हो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट चार्ज करे। इसी तरीके से कॉलेजेस, स्कूल्स, जैसे आप देखते हो
मान लो एक कॉलेज है, कुछ कॉलेजेस है सर वो 10-10 लाख रुपए फीस ले लेते हैं 2 साल की, कुछ कॉलेजेस होते हैं सर 10-15 हज़ार में पढ़ा देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, एनपीओ, क्योंकि उनका मोटिव क्या है कि भाई साहब हम सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली इनको क्या बोला जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड देर आर मेनी एनपीओज विच आर रजिस्टर्ड एज कंपनीज, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 8 में। और अगर वो रजिस्टर्ड हो गई तो उनके कौन से खाते बनाने आने चाहिए, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सर अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि एनपीओ के अंदर आपकी कहानी क्या चलेगी। पहले कुछ फ्रेमवर्क बना लेते हैं ना। एक बहुत ही ज्यादा जरूरी एक वर्ड होगा सब्सक्रिप्शन। ये क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा बेटा, और ये आज की क्लास में मैं आपके साथ सब्सक्रिप्शन ही डिस्कस करने वाला हूं। देन receipts and payment, then income and expenditure, and then बैलेंस शीट। तो आपका जो ये चैप्टर है ये इसमें डिवाइडेड है बेटा, और आपका ये चैप्टर जो है हो सकता है ये सीधा सीधा 16 नंबर का क्वेश्चन आए बच्चे। यस, हो सकता है 10 मार्क्स का भी आ सकता है, बट 16 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, और फिर मैं आपको सब्सक्रिप्शन बताऊंगा। हाँ जी बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय रिसीट्स एंड पेमेंट? I would say receipts and payment is just like कैश बुक, एकदम कैश बुक बेटा। सर इसका फॉर्मेट, अरे बेटे फॉर्मेट पे क्यों जाते हो, पहले किसी के बारे में जान तो लो। ठीक है, कि रिसीट्स एंड पेमेंट क्या है सर, जस्ट लाइक कैश बुक, विच मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश। क्या आप इसमें रिकॉर्ड करोगे? हाँ सर। आउटफ्लो ऑफ कैश क्या इसमें आप रिकॉर्ड करोगे? करेंगे सर। तो बेसिकली रिसीट्स एंड पेमेंट रिकॉर्ड्स इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर? मैं आपसे पूछता हूँ सर, एक एनपीओ ने बिल्डिंग खरीदी 10 करोड़ की, बिल्डिंग खरीदी 10 करोड़ की, तो जेब से निकाले होंगे 10 करोड़ और दे दिए होंगे और बिल्डिंग आ गई होगी। तो मुझे बताइए क्या ये 10 करोड़ को मैं रिसीट्स एंड पेमेंट में दिखाऊंगा? आंसर इज यस, हाँ सर दिखाओगे। क्यों? बिकॉज दिस इज आउटफ्लो ऑफ कैश, और आप कह सकते हो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बड़ा खर्चा, मोटा, विच क्रिएट्स एन एसेट्स। और रेवेन्यू क्या होता है? डे टू डे खर्चे बेटे। तो कुल मिलाकर मैं आपको सिर्फ क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको ये नहीं देखना खर्चा छोटा है बड़ा है, इस साल का है पिछले साल का है, क्या है एसेट है इस साल उस साल, कुछ नहीं। जेब से पैसा निकला रिसीट्स एंड पेमेंट में जाएगा। और आप मेरी बातें ध्यान से सुनना, ये गलतियां सारी आप करने वाले हो, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। रिसीट्स एंड पेमेंट इज जस्ट लाइक कैश बुक, जेब से पैसा निकला और उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इट इज जस्ट लाइक
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या हुआ बेटे, नाम से ही देखो, इनकम सारी की सारी रिकॉर्ड करो, एक्सपेंडिचर सारे के सारे रिकॉर्ड करो, और जब इनकम और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करोगे तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट। तो सर यही तो हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाते हैं। तो हम लोग क्यों बनाते हैं, हम एक्सपेंसेस और इनकम को हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, हम सारी की सारी इनकम्स अपनी कहां दिखा देते हैं, क्रेडिट साइड पर, बोलो हाँ, हाँ सर। और सारे के सारे एक्सपेंसेस कहां दिखा देते हैं, डेबिट साइड पर, बोलो हाँ, हाँ सर। तो बेसिकली आप अपने एक्सपेंस और इनकम को एक साइड रख के दोनों को डिफरेंस को क्या कहते हो, प्रॉफिट या लॉस। वही चीज तो होती है हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बेटे एक्सपेंसेस और इनकम्स, मेरा आपसे सवाल, एक्सपेंसेस पेड लिखूं या एक्सपेंसेस इनकर्ड, देयर इज अ डिफरेंस। एक बात बताओ, एक एनपीओ ने कोई खर्चा करा रेंट का लाख रुपए का साल का और पे नहीं करा, क्या मैं बोलूं कि हाँ सर एक्सपेंस इनकर तो हो गया, क्या मैं बोलूं कि खर्चा तो हो गया, आंसर इज यस। और बेटा अगर खर्चा हो जाता है तो उसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा। सर बट हमने पेमेंट नहीं करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड या फिर इनकम्स अर्न्ड, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं ये बना रहा हूं 19-20 का, तो एक्सपेंसेस कौन से लूंगा मैं, 19-20 के, और इनकम भी कौन सी लूंगा, 19-20। इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरी जेब से वो खर्चे की पेमेंट हो गई है, क्योंकि मत भूलिए अकाउंट्स इज डन ऑन ड्यू बेसिस, अक्रूवल बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस। अगर खर्चा हो गया है तो उसको रिकॉर्ड करो, तो 19-20 में अगर खर्चा हो गया है तो रिकॉर्ड करो, पेमेंट हुई है नहीं हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं बोलूं रिसीट्स एंड पेमेंट 19-20 का है, तो इनफ्लो कौन से उसकी दिखाऊंगा मैं, 19-20 की, और आउटफ्लो भी 19-20 का। मुझे बताइए कोई दिक्कत नहीं सर। और बैलेंस शीट आपको पता ही है, इट इज जस्ट लाइक बैलेंस शीट, जो आप सीखते हुए आए हो फाइनल अकाउंट्स में वही है। आप यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखते हैं और दोनों को हम मैच कर देंगे। तो हमारे इस एग्जाम्पल के हिसाब से अभी कौन सा साल चल रहा है सर, 19-20, तो मैं इसको एसेट कौन से दिन के मैं काउंट करूँगा, 31/3/2020 कंपेयर्ड विद 31/3/2020 की लाइबिलिटी, एंड कहने से ये दोनों हमारे मैच हो जाने चाहिए। बताइए साहब, बताइए 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 बताइए। आई होप आपको क्लियर है ये। सर एक सब्सक्रिप्शन के बारे में भी इतना लिखवाया तो लिखवा दो। बेटा आप ये कह सकते हो, मैंने आपको मतलब नहीं बताया, बस ये लिख लो, दिस इज इनकम ऑफ एनपीओ। सब्सक्रिप्शन क्या होती है बेटा, इनकम होती है एनपीओ की, जिसके बारे में पूरी डिटेल बात जब करूंगा तो डिस्कस करेंगे बच्चे। बताइए 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 बताइए। ऑल क्लियर, हाँ सर एकदम बढ़िया मज्जे में। तो आइए, बहुत बढ़िया। सर अब इसका फॉर्मेट कराओगे क्या सर आप, हाँ बेटे हाँ, आपको कैसे पता लग गया, आप तो अंतर्यामी निकले बच्चों। सर आप फॉर्मेट हमें दिखा भी सकते हो, हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं सर। तो लेट मी ट्राई कि अगर फॉर्मेट दिया हुआ है तो मैं बनवा देता हूँ बेटा। आइए
तो सर पहले बनाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ XYZ फॉर द फाइनेंशियल ईयर। एग्जाम्पल में कौन सा लिया था मैंने अभी? 19-20। तो रिसिट्स एंड पेमेंट में बच्चे मैंने आपको क्या बोला था? इट इज जस्ट लाइक कैश बुक, यानी कि इट वुड बी रिकॉर्डिंग ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस। आइए, तो ये हमारी हो गई है रिसिप्ट साइड, ये हो गई है पेमेंट साइड। ठीक है, आइए एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा राइटिंग पैड एकदम सही नहीं चल रहा है, ठीक करने की कोशिश करते हैं। आइए जनाब, तो सर रिसीट्स एंड पेमेंट कैसे बनाओगे बेटा? अगर आपका कैश का ओपनिंग बैलेंस आता है तो आप यहाँ पे लिखते हो ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि अगर आपके पास कोई भी कैश है 19-20 में, तो ये किस डेट का होगा? 1/4/19। और सर क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन 31 मार्च 20। बताइए, यहां तक क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे समझते हैं। अब अगर आपने सैलरीज की पेमेंट करी, एक एनपीओ है, उसने क्या करा सर? सैलरीज की पेमेंट करी, तो मैं कहां लिखूंगा सर? पेमेंट साइड में, बाय सैलरी, जो भी आपने पेमेंट करी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप रेंट पे करोगे तो आ जाएगा, अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करते हो तो आ जाएगा, अगर आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हो तो आ जाएगा, अगर आप कुछ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करते हो तो आ जाएगा। कुल मिला के मैं क्या बोल रहा हूँ? पेमेंट इधर आ जाएगी। सर पैसा जब आएगा तो जैसे सपोज करो कैपिटल आया, तो ये क्या एंट्री बनी? इसको मैंने आपको बोला ना कैश बुक एज्यूम करो, तो क्या एंट्री होती है? कैश टू कैपिटल, कैपिटल आ गया। फिर आपने मान लो आपने सेल करी कुछ, जनरली सब्सक्रिप्शन होती है, तो कैश टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है साहब? हाँ जी। उसके बाद सर हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेच दिया, तो कैश टू फिक्स्ड एसेट। मेरे कहने का मतलब है आपके दिमाग में एंट्री बैठनी चाहिए, इनफ्लो हो रहा है तो कैश डेबिट और टू कैपिटल टू सब्सक्रिप्शन, और आउटफ्लो होगा तो एक्सपेंस डेबिट टू कैश। मान के चल लो ये 100 रुपये था, ये 10,000 आ गया, और ये सारे के सारे खर्चे 9,000 के हो गए, तो मुझे आप बता सकते हो कैरी डाउन कितना आएगा? 1100। 10,100 हो गया ना ये, तो 9,000 ये आ गया और 1100 ये आ जाएगा, 10,100। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर। इन शॉर्ट रिसीट्स एंड पेमेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला था, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करेगा कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। सर आपके लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है ना सर? कैश बुक में भी तो ऐसे ही होता है ना सर? सपोज करो आप अपने घर से 10 रुपए लेके निकले,
आप रास्ते में गए, आपको 50 रुपए मिले, आपने उठा लिए, तो ओपनिंग कितना था 10, आपके पास कितने आ गए 50, तो टोटल कितने हो गए 60। उसके बाद आपने 30 रुपए के गोलगप्पे खा लिए बेटा, तो कम हो गए पैसे, तो 30 रुपए कहां आ जाएगा पेमेंट साइड में, और जो बच गया 30 रुपए वो आपका कैरेट डाउन आ गया। तो ये सिर्फ पैसे का ही तो है कि भाई जब शुरू करा था तो 100 रुपए थे, पूरे साल पैसा आया 10,000, पूरे साल पैसा गया 9,000, तो जो बच गया वो 1100 ही तो बचेगा ना मेरे भाई। बताइए, क्लियर है? हाँ जी सर। तो आपको तो सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है भाई, रिसीट्स एंड पेमेंट इज जस्ट लाइक कैश बुक, और कैश बुक बनाने के आप एक्सपर्ट हो, कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं आप। नेक्स्ट बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है बेटा? आप एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हो फॉर 1920, फॉर द पीरियड बनता है ये। सर ये फॉर द पीरियड क्यों बनता है बेटा? मैं एक दिन का इनकम एक्सपेंस थोड़ा निकाल रहा हूँ, मैं तो पूरे के पूरे साल का देखूंगा ना कि क्या मेरा खर्चा और क्या मेरी इनकम है, समझ रहे हो? तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ पर लिखेंगे इनकम अमाउंट एंड अमाउंट। मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर एकदम बढ़िया। अब मुझे बता दो, सिंपल सी बात है, इनकम क्या क्या होती हैं? सर ये तो एकदम प्रॉफिट एंड लॉस की तरह हो गया, ट्रेडिंग एंड पीएन और प्रॉफिट एंड लॉस की हम यहाँ पर इनकम दिखा रहे हो, यहाँ पे बेटे वही तो है। तो आप यहाँ पे इनकम क्या दिखाते हो? सबसे कॉमन इनकम आपकी क्या होगी? सब्सक्रिप्शन। फिर डिविडेंड। मुझे बताइए मैं डिविडेंड रिसीव्ड लिखूं या डिविडेंड अर्नड लिखूं? देयर इज अ डिफरेंस। रिसीव्ड इज जो मुझे मिल गया, अर्नड इज जो मैंने कमा लिया। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा सर? मैं लिखूंगा अर्नड। मान लो मैंने 100 रुपए कमा लिया बट मुझे मिला नहीं, तो मैं कितना लिखूं? 100 रुपए। मैंने 100 रुपए कमा लिया तो अर्न हो गया 100, रिसीव भी हो गया 100, तो मैं कितना लिखूंगा? 100। बट ये 100 कौन सा वाला है, रिसीव वाला या अर्न वाला? अर्न वाला सर, तो हम अर्न लिखते हैं हर बार, ठीक है। इसी तरीके से आपको मैंने ट्रांसफर करना सिखा रखा है। आपने सैलरी का खर्चा करा होगा, तो मान लो सैलरी टू बैंक करा होगा या सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद सैलरी अकाउंट को आप क्लोज कैसे करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन, इसी तरीके से भाई अगर बैड डेट्स हो गए तो सर एनपीओ के तो कुछ स्पेशल खर्चे होते थे बेटा, मैं उसके अंदर कहाँ जा रहा हूं, मैं तो अभी आपके दिमाग में बस ये भर रहा हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता क्या है। टू रेंट, टू और कोई खर्चा बताओ बेटा? जनरल एक्सपेंस। ऐसे करते करते बहुत सारे खर्चे आएंगे सर। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी कैश में। फिर से बोलता हूं, प्लांट एंड मशीनरी परचेज फॉर कैश। मेरा आपसे सवाल, क्या ये जो 1 लाख रुपए की मशीनरी आपने परचेस करी है क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा? नहीं बेटे नहीं, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी मेरा खर्चा नहीं होता, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो नहीं आएगा। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी को जब मैं डिप्रिसिएशन लगाऊंगा तो वो जरूर आएगा इस पे, ठीक है। दूसरी बात, सर 1 लाख की मशीनरी खरीदी तो रिसीट्स एंड पेमेंट में आएगा? हाँ बेटे हाँ बिल्कुल आएगा, पेमेंट साइड में आप दिखाओगे, ठीक है, क्योंकि आपने बिल्डिंग टू कैश करा है, तो कैश कॉलम कैश वाले लेजर में बाय बिल्डिंग करोगे, ठीक है। आइए, तो सर हमें समझ आ गया।
और क्या आता है सर इसमें? बेटे बहुत सारे खर्चे होते हैं बेटा। टू ऑनरेरियम। सर ये क्या होता है? ऑनरेरियम होता है बेटा कोई चीफ गेस्ट आया उसको कोई पेमेंट कर रहे हो आप। ऐसे बहुत सारे आने हैं। मेरी इंटेंशन आपको खर्चे सिखाने का नहीं है, मेरी इंटेंशन है आपको सिर्फ नेचर समझ आए अकाउंट का भी। और अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ गई, जैसे मान लो ये दोनों मिलाकर है 10,000 और ये सारा मिलाकर है 7,000, तो मुझे बताइए आपका सरप्लस कितना आ जाएगा? 3,000। क्लियर है? हाँ सर। अब दूसरी बात समझना सर, अगर हमारा ये साइड बड़ी आ जाती, मान लो अगर ये 17 होती और ये 10 होती, तो फिर सरप्लस नहीं होता ना सर। 17 और 10, तो यहाँ पर क्या आता? बाय डेफिसिट। सर हम लॉस नहीं लिख सकते? नहीं बेटा मत लिखो ना लॉस, तो यहाँ पे क्या आ जाता? 7। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से आप बैलेंसिंग करेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये जो भी मेरा सरप्लस आया, क्या मैं कह सकता हूँ ये 19-20 का सरप्लस है, या अगर डेफिसिट आया तो ये भी 19-20 का डेफिसिट है। ठीक है जनाब? हाँ जी। आइए आखिरी हम लोगों ने क्या बनाना है? बैलेंस शीट। बेटे हो सकता है ओपनिंग बैलेंस शीट ही बन रही हो, बट मैं तो अभी फॉर्मेट में तो आपको क्लोजिंग वाला ही बना के दिखा रहा हूँ। 31 मार्च 2020। सर बैलेंस शीट में कुछ नया, कुछ भी नया नहीं है बेटा, मैं वही तो कह रहा हूँ। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ मैं तो ये सोच रहा होता हूँ कि क्या मैं कुछ नई बात बता रहा हूँ, बट कोई नई बात नहीं है बच्चे। अब मुझे बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक। इसी तरीके से यहाँ पर एक वर्ड होता है बेटा कैपिटल फंड। फाइनल अकाउंट्स में आप कैपिटल बोलते हो और इसमें क्या कहते हो? कैपिटल फंड। इसमें आप ऐड कर देते हो सरप्लस, और अगर डेफिसिट होता तो आप उसको माइनस कर देते। देन कोई भी लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, देन बिल्स पेबल, इस तरीके से लाइबिलिटीज होंगी, कुछ आउटस्टैंडिंग भी होंगी। ठीक है, और इसको आप बंद कर दोगे सारी चीज़ें करने के बाद, तो ये आपका ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा। अगर आपने सब बातें ठीक जगह लिखी हैं तो आपकी बैलेंस शीट जैसा कि आपको पता है कि वो मैच कर जाती है, तो इस केस में भी मैच कर जाना चाहिए। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? ऑल क्लियर? हाँ जी। चलिए, तो सर अगर मैं आपके साथ समराइज करूं, तो मैंने आपको बोला था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कुछ वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अपने आप को कंपनी में रजिस्टर करवाया उन्होंने अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, जिनकी इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनकी इंटेंशन सोशल वेलफेयर है। जैसे कि बंच ऑफ डॉक्टर्स, उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला, दे वोंट चार्ज एक्स्ट्रा। जैसे कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इफ दे आर चार्जिंग मिनिमम फीस, तो उनकी इंटेंशन क्या है?
प्रॉफिट कमाना है? नहीं, उनकी इंटेंशन है सोशल वेलफेयर, बच्चों को पढ़ाई मिले, हॉस्पिटल में पेशेंट को इलाज मिले, सो दे आर नॉट चार्जिंग मच। तो अगर ऐसा है तो इन लोगों को क्या खाते बनाने होते हैं? क्या इन लोग को भी सर बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी होंगी? बनानी होंगी बेटा। क्या जर्नल एंट्री डालनी होगी? डालनी होगी बेटा। लेजर बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन सर फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल कर आना होता है? रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आपको एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं है कि यहां पे आप सीधा पहुंच रहे हो। इस केस में भी जर्नल एंट्री बन रही है, लेजर भी बनेगा, ट्रायल भी बनेगा, और उसके बाद ये चीजें बनती हैं। बट सर ये सारा ड्रिल मैं आपको फाइनल अकाउंट्स के अंदर सिखा चुका हूं, तो ये दोबारा ये वाली बातें डिस्कस करनी यहां पर सही बात नहीं होगी सर। मैं सीधा सीधा आपको बताऊंगा। अब आपको इंटेंशन पता होनी चाहिए कि भाई सीधी सी बात है, रिसीट्स एंड पेमेंट का मतलब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, तो करेंगे सर जब क्वेश्चन करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर भाई साहब इनकम होगी तो रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंडिचर होगी तो रिकॉर्ड करेंगे। कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और बैलेंस शीट के तो आप वैसे एक्सपर्ट हो, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो हमें ये करना है सर। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? ये सब बता दिया, जस्ट लाइक बैलेंस शीट ये बता दिया, इनकम ऑफ एनपीओ। देन वी हैव डिस्कस द फॉर्मेट, रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। तो आइए